क्रांति नायक नायिका ज्योतिबा फूले के चरणों में कमानी सावित्रीबाई फूले के चरणों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं वंदन करता हूँ तमाम वीर शहीदों का, जिन्होंने हमारे इस समाज के और इस भारत देश की मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज के दिन जयंती मनाने का अवसर प्रदान किया है। तो माननीय बिरसा मुंडा जी, जैन सिंह ठाकुर जी, वीर नारायण सिंह जी, जयपाल मुंडा जी, बाबा गुरु घासीदास, शास्त्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी को भी मैं सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं इस मंच में विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय सर पांडे जी थे, अन्य अतिथि थे PS जागृत जी, समझ सराहा है, उनके लिए आप एक बार जोरदार ताली बजा दें। सम्मानीय भाई युवा जागृत युवा आवाज ललित नरेटी जी, उनको भी आपने सराहा, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं सम्मानीय आज के कार्यक्रम के संचालक रामटेके जी, वाल्को मैडम, विनय को। आप एक बात जानिए, सम्मान को सम्मानित करने का जो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, और वो किसी में नहीं होती। सम्मान को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है और इस मंच के माध्यम से जो सम्मानित हैं उनको हम सम्मान कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं आज इस मंच के माध्यम से बहुत ही गौरवान्वित हूँ। गौरवान्वित इसलिए हूँ कि धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और परिवर्तनशील समाज के द्वारा, समूह के द्वारा आज जो इस जयंती का आयोजन किया गया है, संयुक्त जयंती, संयुक्त कार्यक्रम, संयुक्त मंच, ऐसा अवसर में उपस्थित होने का सौभाग्य आप जैसे लोगों की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ, जय जोहार करता हूँ, जय सेवा। हमारी सज्जनों, आपने देखा होगा सावित्रीबाई फूले के जीवन के बारे में ज्यादा कहना आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। बिरसा मुंडा के बारे में, जयपाल मुंडा जी के बारे में कहना, इसको भी आप लोग जानते हैं, परंतु छोटी छोटी बातों को मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा। 3 बातें ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले के जीवन में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 कि उन्होंने लिंग भेद को समाप्त करके किसी भी प्रकार के भेदभाव का खंडन पूरे जोर शोर के साथ, और जहां भी उनका विरोध हुआ उस जगह पर वो अड़ी रही। ऐसा कोई कर नहीं सकता, अड़ नहीं सकता। तो तीसरी जो बात महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने असमानता, समानता और जिस प्रकार से लोगों को उत्थान के लिए, उन्नति के लिए जो रास्ता सबक दिखाया, आपके पॉम्पलेट में एक जगह पर कहीं पर लिखा है कि सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का एक ऐसा सबक दिया है, सच्चा सबक दिया है, जो कोई दूसरी महिला नहीं दे सकती। साथियों, उन्होंने जो काम किया उसके बारे में तो कहूंगा ही मैं, और उसके पहले मैं हमारे पुलिस वाले भाइयों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। बड़ा डर लग रहा था, मैं जब आया ना उस समय कम से कम 50-60 पुलिस एक साथ थे, तो डर लग रहा था इस कार्यक्रम में कोई घटना होने वाली है क्या। साथियों, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को संचालित करने में पूरी तरह से तन्मयता से अपना सहयोग हमें प्रदान किया है। पत्रकार भाई साथी आए हुए थे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। दूसरी बात, अब मैं सावित्रीबाई फूले में आ जाऊं। सावित्रीबाई फूले संसार की एक ऐसी महिला हैं, संसार की ऐसी शिक्षिका हैं, जिन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी है। किसकी परिभाषा दी है? शिक्षा की परिभाषा दी है। और वो शिक्षा की परिभाषा दी है उन्होंने
शिक्षा वह व्यवस्था है जिससे व्यक्ति सही गलत सत्य और असत्य को पहचानने की क्षमता प्राप्त करता है और शिक्षा से रचनात्मक तत्वों को खिलने का अवसर प्राप्त होता है। ये परिभाषा संसार के समस्त शिक्षाविदों में एक नजीर है, एक उदाहरण है और उस उदाहरण के आधार पर ही शिक्षा की परिभाषाएं पल्लवित होते गई और आज शिक्षा को अलग अलग रूप से जब परिभाषित करने का प्रचलन शुरू हुआ है तो शिक्षा को परिभाषित करने की भी शुरुआत यदि किसी ने की है तो सावित्रीबाई फुले ने। शिक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, तो आपको पता है कि वो पढ़ी लिखी थी नहीं। घर में उनको पहले पढ़ाया गया, फिर उसके बाद उनको दूसरे स्कूल में डाला गया, उसके बाद उनको महिला शिक्षिका बनाया गया, प्रधान पाठिका बनाया गया, स्कूल की स्थापना की गई। उसके बाद समाज की विसंगतियों की ओर उनका ध्यान गया और समाज की विसंगतियों की ओर ध्यान गया। तो जैसे विधवा विवाह है, शिशु हत्या है और किसी प्रकार के जातिवाद है, तो इसके लिए बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको यहाँ उल्लेख करना उचित नहीं है, समय नहीं है। नहीं तो एक खड़ी चीज तो सिलसिलेवार बताता कि किस प्रकार से उन्होंने अंधविश्वास को कैसे खत्म किया, पाखंड को कैसे खत्म किया, किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। स्कूल खोले, मैडम बता रही थी 18 स्कूल खोले। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार इस देश में यदि सबसे पहले यदि दिए प्रदान करवाया है तो सावित्रीबाई फुले। उसके बाद अस्पताल की स्थापना भी सार्वजनिक रूप से अपने बेटे के साथ उन्होंने एक अस्पताल की स्थापना की। और सबसे बड़ी बात जो आज भी हमारे समाज में, सभी समाज में प्रतिबंधित है, महिलाओं को शव यात्रा में भाग लेने का अधिकार नहीं है, उनकी चिता को आग लगाने का अधिकार नहीं है। ये सावित्रीबाई फुले ने अपने पति का अस्थि को कंधा दिया और कंधा देकर करके अंतिम संस्कार को भी उन्होंने संस्कार के रूप में संपादित किया। ये कब की बात है? 192-93 साल पहले की बात है। और आज यदि कोई महिला किसी कंधे दे दे शव को तो इसको समाज से बहिष्कृत किया जाता है। आज की बात बता रहा हूं मैं। तब आप बताइए कि 192 साल पहले उन्होंने अपने पति के शव को कंधा दिया और चिता को अग्नि दिया, उसकी शुरुआत करने वाली सावित्रीबाई फुले। हम क्या कहें कि कैसे शिक्षा प्राप्त करें, क्या शिक्षा प्राप्त करें? शिक्षा प्राप्त करने का यही तरीका है, उन्होंने जिन जिन चीजों का विरोध किया है उन चीजों को हम आज त्याग दें और नए सिरे से परिवर्तनशील समाज को स्थापित करने में अपना सहयोग दें। यही तो परिवर्तनशील है, यही उनकी शिक्षा है। जितने भी अंधविश्वास है, जितने भी पाखंड है, उनको हम समाप्त करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हमारे समाज में ऐसा कुवत है कि हम परिवर्तन करने का करें तो कोई बोल देगा नहीं, समाज के विरुद्ध काम है। तो समाज में परिवर्तन लाने का इस प्रकार का जो काम है, उस काम को करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, हिम्मत के साथ साथ सहयोग चाहिए, सहयोग के साथ साथ संगठन चाहिए। और संगठन केवल एक समाज का नहीं, सारे समाजों का संगठन और सहयोग मिलेगा, तब किसी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। बिना समाज के सहयोग के, एक दूसरे के सहयोग के बिना आप किसी भी अन्याय और अत्याचार का विरोध नहीं कर सकते। तब सहयोग के बिना अन्याय और अत्याचार का विरोध नहीं कर सकते तो ये सहयोग कैसे पनपेगा? तो ये सहयोग इसी से पनपेगा कि जब हम एक साथ जयंती का आयोजन करेंगे, एक साथ बैठक का आयोजन करेंगे, एक साथ किसी अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, तो कोई आदमी हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार करने की सोच नहीं सकता। ये कुवत पैदा करनी पड़ेगी। ये कुवत तब तक पैदा नहीं होगी जब तक हम एक साथ बैठेंगे नहीं। और कह रहे थे कई लोग, भीड़ निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है भीड़ का। यहाँ पर 10 लोग चाहिए। 10 लोग आपके समाज के चाहिए, 10 लोग मेरे समाज के चाहिए, 10 लोग दूसरे समाज के चाहिए,
10-10 लोगों की एक कार्यशाला हो। कमानी ठाकुर जी बैठे हैं, यहीं पर कई प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित होती है, जिन कार्यशालाओं के माध्यम से हम अपने लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। उन कार्यशालाओं में आप अपने आप को उपस्थिति प्रदान करने का अवसर प्रदान करें, अवसर दें कि आप कार्यशाला आयोजित करें और उस कार्यशाला में आपको सिखाया जाएगा कि किस प्रकार के समाज के जो विसंगतियां उनके विरुद्ध कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। साथियों, ये सावित्रीबाई फुले का योगदान है। सावित्रीबाई फुले के योगदान के साथ साथ जयपाल मुंडा का योगदान आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिएगा। अविस्मरणीय योगदान, अविस्मरणीय। भारत के संविधान के संसदीय जब उस समय की व्यवस्था हो रही थी, संसद में संविधान पर जब बहस चलती थी, उस समय जयपाल मुंडा ने एक अधिकार दिया है, एक अधिकार दिया है कि आदिवासी के जमीन को आदिवासी ही खरीदेगा, गैर आदिवासी को उसकी जमीन को खरीद नहीं सकता। ये जो अधिकार है, संविधान संसद भवन में संसद की बहस के समय जयपाल मुंडा की मांग थी और उस मांग को भारत के संविधान में शामिल किया गया। और आज तो ये व्यवस्था है कि कलेक्टर, अरे आदिवासी का है, क्या होता है, मैं अनुमति देता हूं, कलेक्टर को अनुमति देने का पावर है, कलेक्टर अनुमति दे देता है, आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी खरीद लेता है और आदिवासी वो पैसे से लेकर के अपने असामाजिक कार्यों में लगा करके उसके फिर भूमिहीन हो जाता है, श्रमिक हो जाता है। और इस प्रकार की व्यवस्था शास्त्र ने बना के रखी है। साथियों, आप सभी इस बात को जानते हैं कि आज अभी देखें कि संविधान का वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। सावित्रीबाई फुले, जयपाल मुंडा और जितने भी महापुरुष थे, उन सभी लोगों ने हमारे समाज के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, हमारी प्रगति के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, उन सारे कार्यों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पुस्तिका के रूप में, संविधान के रूप में हमें प्रदान कर दिया। आज उसी संविधान पर खतरा है। आज सबसे बड़ा खतरा उस संविधान पर है जिस संविधान से आपको अधिकार मिला है, जिस संविधान से आपको न्याय मिलता है, जिस संविधान से आपकी स्वतंत्रता कायम है, जिस संविधान से आप समाज में समानता स्थापित कर सकते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, ये सारी चीजें जिस पुस्तक के माध्यम से, जिस संविधान के आपको प्राप्त होती है, उस संविधान पर ही अब आज आने लगी है। आपका कर्तव्य है कि आप उस संविधान की रक्षा करें। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ऐसा मत समझना कि मैं मर गया हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि ऐसा मत समझना कि मैं मर गया हूं। जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं। आपका कर्तव्य है कि संविधान को कभी मरने मत देना। जिस दिन संविधान मर गया, समझो उसी दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मर गए। साथियों, मैं आज के इस अवसर के लिए और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके हाथों में संविधान आएगी, संविधान को पढ़िए। आप संविधान को पढ़ने के लिए अपने घर के बच्चों को बोलिए कि संविधान की पुस्तक को रोज 1 घंटा, 1 मिनट, 5 मिनट आपके बच्चों को किसी लाइट के सामने रख करके कहिए कि 2 लाइन पढ़िए और 2 लाइन पढ़ के बंद कर दीजिए, फिर दूसरे दिन 2 लाइन पढ़वाइए, फिर